नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 4 जून 2024 जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद हमने आपने कांग्रेस पार्टी की कुछ विपक्षी दलों के नेताओं की और खास तौर से राहुल गांधी की एक एरोगेंस देखी थी। इन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की थी, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, कि जैसे 240 सीटें जीतने के बावजूद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हार गए हैं और 99 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी और कुल मिलाकर के वो इंडी अलायंस का पूरा कुनबा, जिसको 232 सीटें मिली थी, सारी मिला सबकी मिला करके वो जैसे चुनाव जीत गया है। उसके बाद हमने और आपने देखा है 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करी और उसके बाद उनका जो मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया, दूसरी गवर्नमेंट में और तीसरी गवर्नमेंट में कोई खास फर्क था नहीं। जो की चेहरे थे, जो की मिनिस्ट्रीज थी, उनमें वही चेहरे हमें दिखाई दिए। यहां तक के लोकसभा स्पीकर भी ओम बिरला साहब ही रहे और राज्यसभा में भी जाहिर है उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति और उपसभापति के रूप में डॉक्टर हरिवंश कंटिन्यू किए रहे। यानी मोदी सरकार नंबर 2 और मोदी सरकार नंबर 3 में कहीं कोई फर्क ही दिखाई नहीं दिया। एक कंटिन्यूएशन में वो गवर्नमेंट बनी और उसने बड़ी मजबूती के साथ काम करना शुरू किया। उस समय का जरा ध्यान करिए, किस तरह की बातें कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि ये तो कमजोर सरकार है, ये तो अल्पमत सरकार है, ये तो कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी, इसको तो अहम फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है। और डीप स्टेट से लेकर के जॉर्ज सोरोस और जितने भी इनके आका बाहर बैठे हुए हैं, उनको ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी कि साहब, मोदी सरकार का वही हश्र होने जा रहा है जो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का हुआ है। और किस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया था, किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की गई थी और किस किस तरह के बयान देने शुरू कर दिए थे, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और यहां तक के अमेरिका में भी जाकर के बयानबाजी की गई थी। उसके बाद क्या हुआ है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाई, और अब निरंतरता में जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं और मैक्सिमम एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं, जो दिशा बता रहे हैं, उसके अनुसार अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है, करीब करीब 2.5 दशक के बाद। और जो इंडी अलायंस के चेहरे, प्रमुख चेहरे, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सब अपने अपने स्टेट में भी और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का तीसरी बार भी सरकार ना बना पाना और भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बना करके इतिहास रच देना, और जिस महाराष्ट्र में 48 में से 31 लोकसभा सीटें एमवीए ने जीत ली थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के भीतर सत्ता में आ जाए, यानी बाजी पलट दे, और अब तमाम चुनौतियों के बावजूद
और जितना रायता अरविंद केजरीवाल फैलाना जानते हैं, मीडिया का मिसयूज करते हैं, वैसा तो अन्यत्र पूरे देश में देखने को मिलता नहीं है। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है, तो मैं अब सेफली ये बात कह सकता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो कमजोर सरकार है, ये तो अल्पमत सरकार है, उस कथित कमजोर सरकार ने, अल्पमत सरकार ने इतने बड़े फैसले लेने का एक निर्णय किया है, एक साहस दिखाया है, जो 282 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी नहीं लिया था, और जो 303 सीटें जीतने वाली मोदी सरकार ने भी नहीं किए थे। वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं जेपीसी की, और जिस तरीके से दिन रात काम करके जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में वक्फ संशोधन विधेयक वाली जो जेपीसी थी, उसने बहुत कम समय में बहुत अधिक मीटिंग करके, बिजनेस करके जिस तरह रिपोर्ट सबमिट की है, और अब वक्फ संशोधन बिल को पेश करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, उसके मद्देनजर मैं कह सकता हूं कि आत्मविश्वास से लबरेज है इस समय मोदी सरकार, और उसे रत्ती भर भी इस बात का कोई भय नहीं है कि वो स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे तो मेरे ही प्रोग्राम में मेरे पैनलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार बहुत और से करने कहा था कि मोदी तो चाहते हैं कि ये लोग इनकी सरकार गिराए, और उसके बाद जो होगा, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीटें ले आएंगे फिर से, जब फिर से चुनाव होंगे? सरकार गिराने के बाद जो स्थितियां निर्मित होंगी, जो अटल जी के समय हुआ था, 98 में अटल जी की सरकार को गिराया गया था, और उसके बाद अटल जी बेहद मजबूत होकर के उभरे और 5 साल उनकी सरकार चली थी। तो क्या इस तरह का खतरा अखिलेश यादव उठाएंगे, या जो कांग्रेस पार्टी 2014 में, 2019 में पिट रही थी, नेता प्रतिपक्ष का भी पद उसको हासिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उतनी भी सीटें नहीं मिल पा रही थी, जिस कांग्रेस की 98, 99 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, वो ये खतरा उठाएगी कि फिर से चुनाव मैदान में जाएं और मोदी सरकार को गिरा करके जाएं। उसके बाद जो कांग्रेस का होगा, वो लगभग वैसा ही सीन होगा जैसा 2014 और 2019 में था। तो ऐसे में कौन इस सरकार को गिराने का खतरा मोल लेगा? नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण। हालांकि पवन कल्याण की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही थी, उनका एक भी प्रत्याशी यहां नहीं खड़ा था, और ये उनको भी पता है कि वो आंध्र प्रदेश तक सीमित है, दिल्ली में उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर पवन कल्याण दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो ये क्या शो करता है? और दक्षिण में हिंदुत्व का ध्वज बुलंद करने वाली एक शख्सियत, एक लोकप्रिय शख्सियत अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को अन्नामलाई के बाद मिली है आंध्र प्रदेश में, तो वो पवन कल्याण ही है। नीतीश बाबू, जिनको अंतरिम बजट में भी 58,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, और अब फिर से बिहार को लेकर के तमाम घोषणाएं मोदी सरकार ने की हैं, ये सब क्या शो करता है? यानी आंध्र प्रदेश और नीतीश बाबू बिहार, दोनों को, वो कहते हैं ना कि फेविकोल का जो एक जोड़ होता है, उस तरीके से मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ करके रखा है। दूसरी बात यह है
जरा याद करिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से कोई 8-10 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ करके उस समय के यूपीए के साथ चले गए थे। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के साथ चले गए थे। क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह हारे थे। लोकसभा में बहुत बुरी हालत हो गई थी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी विधानसभा चुनाव भी जीती थी, अच्छी खासी सीटों के साथ जीती थी और लोकसभा में भी मैक्सिमम जो एमपी थे वो जगन मोहन रेड्डी के जीत करके आए थे, वाईएसआर कांग्रेस के। और इस बात का चंद्रबाबू नायडू को एहसास हो गया था, इसलिए वो न केवल एनडीए में वापस लौटे बल्कि विधानसभा चुनाव में के समय भी और लोकसभा के चुनाव के समय भी दोनों एक ही साथ हुए थे। नरेंद्र मोदी के रोड शो करवाए और इनके साथ खुली जीप में सवार हुए, चंद्रबाबू नायडू भी और पवन कल्याण भी। और नीतीश बाबू जो राह भटक गए थे और जो पलटू राम के नाम से मशहूर हो गए हैं, वो भी अचानक पाला बदल करके फिर से लालू यादव और कांग्रेस और वामपंथियों के साथ चले गए थे। लेकिन बहुत जल्दी उनको एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तो नीतीश बाबू न केवल फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए बल्कि लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा फायदा मिला उनके साथ आने का और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिला। और नीतीश बाबू जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही आलम है कि हरियाणा में 10 साल सरकार रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अगर कोई न्यूट्रल कर रहा है चेहरा तो वो नरेंद्र मोदी हैं। महाराष्ट्र में बाजी पलटने वाले ही नतीजे थे और दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से हिंदुओं को यूनाइट किया, जिस तरीके से प्रेरित किया और जो इनका कैडर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद थोड़ा हताश निराश दिखाई दे रहा था, जिसका मनोबल गिरा था। और मैं तो कहूंगा कि केवल कार्यकर्ताओं का ही और नेताओं का ही मनोबल नहीं हिला था। जरा याद करिए, 4 जून को नतीजे आने के बाद शाम को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में भी एक पश्चाताप, एक गिला, एक शिकवा था मतदाताओं के प्रति कि मैं पिछले 10 साल से दिन रात अहर्निश परिश्रम कर रहा हूं और उसका सिला क्या मुझे ये मिला कि जब मुझे हिस्ट्री क्रिएट करनी थी तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए तो मुझे लटका दिया, 32 सीटें कम दे दी बहुमत से। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि मतदाताओं ने भी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, एक तरीके से प्रायश्चित किया। और जो ये लोग संविधान बदल देंगे और आरक्षण छीन लेंगे और जातीय जनगणना करा करके हम इंसाफ दिलाएंगे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वो जो कामयाब हो गए थे ये लोग बांटने में, फिर से लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल चूक हो गई है। राज्यों के नतीजे ये बताते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा जीता, वहां सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनने की पूरी संभावना है जो एग्जिट पोल के रुझान हमें बता रहे हैं। इसके बाद बिहार की तरफ भारतीय जनता पार्टी कूच करेगी, फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे, तमिलनाडु के होंगे, असम के होंगे और इन 3 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो ना चंद्रबाबू नायडू और ना ही नीतीश बाबू
किसी भी तरह के असहयोग या किसी तरह की खुरापात या किसी तरह के पाला बदल के बारे में सोचेंगे भी। इसलिए आत्मविश्वास से भरे हुए नरेंद्र मोदी बहुत महत्वपूर्ण और मैं तो कहूंगा कि क्रांतिकारी बिल लेकर के आ रहे हैं पार्लियामेंट में, और हम इन्हें पास होते हुए भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।